प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में डेप्रिसिएशन और अदर रिबेट्स के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि किस तरह से डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है, क्या उसकी दरें हैं और कौन कौन सी रिबेट्स दी जाती हैं। आज उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो प्रैक्टिकली आप किस तरह से चार्ज करेंगे, या रिबेट देनी है चाय कॉफ़ी रबर खाते की तो 33AB सेक्शन के तहत किस तरह से आप गणना करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स के स्वामित्व में 1 अप्रैल 2019 को निम्न संपत्तियां थीं। मुख्यतः कर्मचारियों के रहने के प्रयोग का भवन, निर्मित एरिया 140 वर्ग मीटर है, फिर 90 मीटर वाले हैं और कुछ 70 मीटर वाले हैं। आप जानते हैं रहने के मकानों को एक ही ब्लॉक में रखा जाता है और उनके लिए डेप्रिसिएशन की रेट थी 5%। तो ये तीनों ही मकान 5% के ब्लॉक के हैं। कार्यालय प्रयोग के लिए किया जा रहा भवन, कारखाने के प्रयोग के लिए, रहने के अलावा अन्य कार्यों के लिए अगर प्रयोग करते हैं मकान का तो आप जानते हैं 10% दर चार्ज होती है। तो ये दोनों मकान 10% ब्लॉक के हो गए। फर्नीचर रहने के मकानों में, कार्यालय और कारखाने में प्रयोग किया जा रहा है। फर्नीचर के लिए एक ही रेट है इनकम टैक्स में 10%। संयंत्र व मशीनें, प्लांट मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल को 8 लाख का। एक मोटर कार थी जिसकी वैल्यू है 50,000। मोटर कार भी आप जानते हैं कि 15% के ब्लॉक में ही आती है। अगर टैक्सी के रूप में चलाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं तो वो 30% में आती है। तो ये चूँकि टैक्सी के लिए नहीं है तो 15% ब्लॉक की ही ये भी एसेट है। तो 8 लाख और 50,000 दो संपत्तियाँ 15% के ब्लॉक की हैं। पुरानी कार को बेच दिया, मतलब 15% ब्लॉक की कार को बेच दिया और उसी दिन नई कार खरीद ली विदेशी। 1 अप्रैल 2001 से नई और पुरानी विदेशी और देसी कारों पर एक ही तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 1,20,000 की खरीद ली, मतलब 15% के ब्लॉक की परचेज कर ली है। 1 दिसंबर 2050 को एक प्लांट स्थापित किया है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। पोल्यूशन कंट्रोल की सारी मशीनों को 40% के ब्लॉक में रखा जाता है। तो वो आपने खरीद ली है संपत्ति, तो 40% का ब्लॉक होगा। नई संपत्ति खरीदी भी है, प्लांट व मशीनरी, तो उस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ करते हैं। आगे कहते हैं कि भारत में चाय उगाने और निर्माण के कार्य में करदाता लगा हुआ है। ऐसे व्यवसाय के लाभ 15 लाख हैं। धारा 33AB के अंतर्गत स्वीकृत चाय कॉफ़ी रबर विकास खाते की छूट की गणना कीजिएगा, ये मानते हुए कि वर्ष के दौरान नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 4 लाख रुपए उसने जमा कर दिए। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अलाउएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। असेसमेंट ईयर 2021 आपके लिए है और 2021 में जो भी कैलकुलेशन होती है वो 19 और 20 के आधार पे होती है। तो डेप्रिसिएशन निकालना है और 33AB के तहत कितनी इनको डिडक्शन मिलेगी टी डेवलपमेंट अकाउंट के नाम से, तो उसकी गणना करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। 2021 में कितना अलाउ करेंगे, इसके लिए जो इनकम या कैलकुलेशन ली जाती है वो 19 और 20 की ली जाएगी। तो पहला ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक बिल्डिंग का 5% वाला। 5% वाले जितने भी मकान हैं आप जानते हैं इनकम टैक्स में ब्लॉक के आधार पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इंडिविजुअल एसेट पे चार्ज नहीं होता है। 5% वाले क्वेश्चन में देखिए कितने मकान थे। एक तो था 140 वर्ग मीटर का, एक 90, एक 70 का, 3 थे। तो तीनों की वैल्यू को मैंने जोड़ दिया, 1,50,000, 1 लाख और 60,000, 3,10,000। ये तो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू है।
ऐड करना होता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परचेज्ड, लेस करना होता है सोल्ड। ना तो कोई खरीदा है और ना बेचा है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू 3,10,000 होगी, जिसपे 5% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 15,500। कार्यालय प्रयोग के लिए भवन था और एक कारखाने के लिए, तो 10% का ब्लॉक है गैर आवासीय का। बिल्डिंग में 10% वाला ब्लॉक 80,000 और 3,00,000 दो मकान हैं, दोनों को जोड़ दिया 3,80,000। खरीदा नहीं है, नहीं कोई बेचा है, इट मीन्स जो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू है वही क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू है। 3,80,000 पे 10% की रेट से 38,000। फर्नीचर 3 जगह प्रयोग हो रहा है, रहने के मकानों में, कार्यालय में और कारखाने में। 10% की रेट ही है, तो सारे फर्नीचर को जोड़ दिया 20,000, 10,000 और 5,000, 35,000। 35,000 पे 10% की रेट से 3,500। अगर कोई खरीदते या बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट को जोड़ेंगे परचेज को, और बेचने से जो पैसा मिलता है उसको लेस करते हैं, फिर क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू आती है। तो बिल्डिंग और फर्नीचर के संबंध में न तो कोई बिल्डिंग या फर्नीचर आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है और नहीं बेचा है, इट मीन्स जो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू है वही क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू है। फोर्थ ब्लॉक में प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो जनरल रेट है 15%। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8 लाख, और एक मोटर कार भी है। मोटर कार पे भी जनरल रेट 15% होती है, इट मीन्स दोनों को जोड़ दिया तो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 15% ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 8 लाख प्लस 50,000, 8,50,000 है। अब कहते हैं वर्ष के दौरान पुरानी कार को बेच दिया, मतलब 15% वाली एसेट को बेच दिया और 15% वाली एक नई कार को खरीद लिया है। तो नियम यह है कि ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू में जो परचेज करेंगे उसकी कॉस्ट को जोड़ेंगे, बेचने से जो पैसा मिलेगा वो सेल प्राइस यहाँ से कम होगा। तो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू में ऐड कीजिएगा न्यू कार परचेज फॉर द ईयर, कितने की, 1,20,000 की, लेस कीजिए बेचने से जो पैसा मिला, कार सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, 1 लाख घटा दिया। इट मीन्स क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 8,70,000 है। ठीक है, 8,70,000 पे 15% डेप्रिसिएशन लगाना होता है, लेकिन एक नियम आपने पढ़ा है कि वर्ष के दौरान अगर कोई संपत्ति खरीदें और उसका उपयोग 180 दिन उस वर्ष में नहीं होता है, तो फिर उस संपत्ति पर जो नॉर्मल उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए उसकी आधी रेट से ही हम डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। तो कार देखिएगा जो आपने खरीदी है, अभी 10 अक्टूबर को पुरानी कार बेच दी और उसी दिन नई कार खरीद ली, तो नई कार खरीदी है 10 अक्टूबर 2019 को, 31 मार्च 2020 को ईयर एंड होगा, तो 10 अक्टूबर से 31 मार्च तक 180 दिन नहीं होंगे। इट मीन्स जो नई कार खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन 15% जो नॉर्मल रेट है वो 15% अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि उसका आधा कर देंगे, मीन्स 7.5% करेंगे। तो जो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू है आपकी 8,70,000 15% के ब्लॉक की, इसमें 1,20,000 की जो नई कार खरीदी है उस कार पर तो हम आपको अलाउ करेंगे 7.5%। 8,70,000 में से 1,20,000 पे 7.5%, रिमेनिंग रिटन डाउन वैल्यू 7.5 लाख है और 7.5 लाख पर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे 15%। तो प्लांट व मशीनरी का इस तरह से क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू निकाला। अगर संपत्ति का उपयोग 180 दिन नहीं हुआ है तो उस संपत्ति पर आधी रेट से और रिमेनिंग रिटन डाउन वैल्यू पर पूरी दर से डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। तो ये तो हुआ प्लांट व मशीनरी का ब्लॉक 15% वाला। क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि 1 दिसंबर को 50,000 लागत का एक प्लांट खरीदा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए,
1 दिसंबर को खरीदा तो पहली बात तो इस पर आधी दर से हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, क्योंकि 180 दिन नहीं होंगे। पोल्यूशन कंट्रोल की मशीनों के लिए आप पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है 40% की रेट से। चूंकि 180 दिन नहीं हुए तो 40 नहीं, हम इस पे अलाउ कितना करेंगे, 20। प्लांट व मशीनरी अगर नई खरीदते हैं 2005 के बाद तो आप जानते हैं उस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे था, 20% ऑफ कॉस्ट, लागत का 20%। कंडीशन ये कि मिनिमम 180 डेज यूज होना चाहिए। इस गत वर्ष में 180 दिन काम में नहीं आया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी आधा कर देंगे, मीन्स 10% की रेट से अलाउ करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक फॉर प्लांट एंड मशीनरी का 40% वाला होगा। प्लांट एंड मशीनरी 40% ब्लॉक में डेप्रिसिएशन न्यू मशीन पर परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल 50,000 पे 40% की रेट से अलाउ करना था, लेकिन 180 दिन काम में नहीं आई है, इसलिए इस रेट को आधा कर दिया, मीन्स 20% कर दिया। 50,000 पर 20% की रेट से डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। न्यू मशीनरी परचेज की है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करना होता है 20% ऑफ कॉस्ट, 50,000 का 20%। लेकिन 180 दिन काम में नहीं आया है तो इसको भी आधा कर दिया, मीन्स 10% अलाउ किया, और वो हो गया कितना, 5,000। तो इस तरह से जो भी एसिड्स थी उन पर हमने डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अलाउ करना है वो गणना कर ली और टोटल आ गया 1,93,500। क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि ये चाय रबर खाते का काम करते हैं, चाय उत्पादन में लगे हुए हैं और नाबार्ड में इन्होंने 4 लाख रुपए जमा कर दिए और चाय के उत्पादन से इनको 15 लाख का लाभ हुआ है। 33AB का जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने डिस्कस किया था तो रूल आपको बताया था कि जो लोग चाय रबड़ उत्पादन के में संलग्न हैं, अगर वो गत वर्ष की समाप्ति या रिटर्न भरने की समाप्ति से 6 माह के भीतर या रिटर्न भरने की तारीख जो है दोनों में जो पहले हो, उस डेट तक नाबार्ड में अगर कोई पैसा जमा कर देंगे तो हम उनको अतिरिक्त छूट देते हैं। और छूट कितनी थी, अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड एंड 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। तो इन्होंने 15 लाख का लाभ कमाया है, 4 लाख जमा किए हैं, तो डिडक्शन कैसे देंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। 15 लाख का लाभ है जिसका 40% आ गया कितना, 6 लाख। अमाउंट डिपॉजिट कितनी की है नाबार्ड में, 4 लाख। तो 6 लाख या 4 लाख दोनों में से जो कम होगा इसकी इनको डिडक्शन दी जाएगी टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट के नाम से। तो डिडक्शन हम अलाउ कितनी करेंगे लाभ हानि खाते से, 4 लाख। तो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर था अपना, जिसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या दरें हैं, क्या नियम हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था। तो आप लोग इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं उनकी स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बिजनेस इनकम किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इनकम टैक्स में उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं उसकी चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।